नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और अब वक्त हो चला है बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें, कोरोना से जुड़े अपडेट्स और साथ ही साथ मार्केट और बाजार का हाल। शुरू करते हैं 40 खबरों का पावर्ड पैक बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं 40 खबरें फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 46,433 तक पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,568 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,900 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इस दौरान 195 लोगों की जान गई है। इलाज से 1,020 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 4 दिन में ही एक झटके में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,000 तक बढ़ी है। सुकून की बात सिर्फ ये है कि कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर 27.4% पर पहुंच गई है। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो पाते हैं कि 1020 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे हमारी टोटल क्योर लोगों की संख्या बढ़कर अब 12,726 हो गई है, जिसके कारण हमारा टोटल रिकवरी रेट बढ़कर अभी 27.41 हो चुका है। टोटल 32,138 केसेज एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ्स में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ्स की संख्या अब बढ़कर 1,568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ्स की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। देश में कोरोना संक्रमण में महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 14,541 तक पहुंच गई है। यहाँ अब तक कोरोना से 583 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 9,310 हो गई है, जबकि 361 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 18 लोगों की मौत हुई है। धारावी में हालत खराब है। 24 घंटे में 42 मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना के 632 मामले सामने आए हैं, जबकि 20 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने 17 मई तक के लिए धारा 144 लागू करवा दी है। दिल्ली की बात करें, यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 4,898 हो गई है। मरने वालों की संख्या 64 है। दिल्ली के शास्त्री भवन में बने कानून मंत्रालय के कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर के बाद भवन के एक हिस्से को सील किया गया है। देश भर में पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री के जवान भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में भर्ती सेना के मौजूदा और रिटायर्ड जवानों सहित 24 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इन सभी को बेस अस्पताल शिफ्ट किया गया है। गनीमत यह है कि आरआर अस्पताल का हेल्थ स्टाफ कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। वहीं महाराष्ट्र के हिंगोली में एसआरपीएफ के 83 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हड़कंप थे, सभी जवानों को क्वारंटाइन में भेजा गया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना स्पेशल टैक्स लगाकर शराब को 70% महंगा कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग शराब खरीदने के लिए आज भी बड़ी संख्या में बाहर निकले। कल की तरह आज भी शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखी। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। दिल्ली के अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने 50% तक शराब महंगी की है। शराब खरीदने वालों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपील की है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज न करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये आज के समय में जब तक वैक्सीन नहीं मिली है देश को या दुनिया को, तब तक ये सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। अगर जितना मर्जी बड़ा खतरा हो जाए कोरोना वायरस का, लेकिन अगर मास्क लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग तो सबको फॉलो करना है। दिल्ली, आंध्र के बाद अब यूपी में भी शराब महंगी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में भी शराब पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की तैयारी है। कोरोना महामारी के चलते यूपी में भी शराब पर कोरोना टैक्स लग सकता है। शराब की दुकानों पर भीड़ रोकने को लेकर अतिरिक्त टैक्स पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा 40 दिनों के दौरान शराब दुकानें बंद होने के चलते रेवेन्यू को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का भी प्लान है। इसका अतिरिक्त टैक्स के जरिए 4700 करोड़ रुपए के घाटे की भरपाई का लक्ष्य है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने विपक्ष पर मजदूरों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग गरीब मजदूरों का पैसा हड़प जाते थे वो आज मजदूरों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार गरीबों की पूरी मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि 14 लाख लोगों को मनरेगा के तहत काम दिया गया है। इसके साथ ही गरीबों को राशन फ्री में दिया जा रहा है। सीएम योगी ने बताया कि 6.5 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं, जिनका सरकार पूरा ध्यान रख रही है। दुर्भाग्य है, एक तरफ जब गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, युवाओं के साथ और बिना भेदभाव के हर एक तबके के साथ जब सरकार खड़ी है, तब भी कुछ राजनीतिक दल सेवा के कार्य से अलग हट करके केवल राजनीतिक रूप से हर एक मुद्दे में अनावश्यक बेजा राजनीति करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राजनीतिक गरिमा की प्रतिकूल अभद्र आचरण है। कोरोना संकट के कारण अब नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। इसके साथ ही ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेईई मेंस की परीक्षा 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच होगी। जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी। ये ऐलान मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। बता दें कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए नीट और जेईई मेन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। अब नई तारीखें घोषित होने के बाद छात्र इनकी तैयारी इनके हिसाब से कर सकेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को जरूरी बनाने पर सवाल उठाए हैं। शशि थरूर ने ट्वीट करके लिखा कि सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य बना दिया। ये निजता और डेटा सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। थरूर ने लिखा कि भारत में निगरानी राज के लिए कोविड-19 को बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने भी आरोग्य सेतु ऐप पर निजता और डेटा सुरक्षा के लिए सवाल खड़े किए थे। इस बीच यूपी के गौतम बुद्ध नगर में रहने वालों को स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप के बिना घूमते पकड़े जाने पर सजा का ऐलान किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि इसे लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि कोरोना संकट में विदेश में फंसे सभी भारतीयों को 7 मई से विशेष चार्टर्ड प्लेन से भारत लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि 7 मई तक नेपाल में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने बताया कि 7 दिनों में 64 फ्लाइट्स विदेश भेजी जाएंगी और इसके जरिए करीब 14,800 भारतीयों को लाया जाएगा। सबसे ज्यादा 15 फ्लाइट्स केरल लौटेंगी। विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्च आयोग ऐसे व्यथित भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। ये सुविधा पेमेंट बेसिस पर उपलब्ध कराई जाएगी। हवाई यात्रा के लिए नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स का इंतजाम किया जा रहा है। ये यात्राएं फेज्ड मैनर में 7 मई से प्रारंभ होंगी। जम्मू कश्मीर पर दुष्प्रचार करने वाले फोटोग्राफर्स को राहुल गांधी ने बधाई दी है। विदेश समाचार एजेंसी के 3 फोटोग्राफर्स डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद को राहुल गांधी ने पुलित्जर अवार्ड मिलने पर बधाई दी। बता दें कि तीनों फोटोग्राफर्स ने 370 हटने के बाद कश्मीर की गलत तस्वीर दुनिया के सामने पेश की थी। बीजेपी इस मामले में राहुल और कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। आज 3 तथाकथित भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इन जर्नलिस्ट को जो कि पुलित्जर अवार्ड प्राप्त किए हैं, उन्हें राहुल गांधी जी बधाई देते हैं। राहुल गांधी जी का मानना है, क्योंकि उन्होंने बधाई भी दी है इन पत्रकारों को, कि साइटेशन में जो लिखा हुआ है वो सत्य लिखा हुआ है। इस विषय में तुरंत कांग्रेस पार्टी को क्लैरिफाई करना चाहिए। अब बात बाजार की कर लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के लगातार दूसरे दिन बाजार गिरकर बंद हुए। आज सुबह कारोबार शुरू होने पर सेंसेक्स 450 अंक और निफ्टी 135 अंक ऊपर खुले। ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स करीब 550 अंक ऊपर चला गया, लेकिन दोपहर बाद बिकवाली हावी हुई और इसके बाद बाजार को समझने का मौका नहीं मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 262 अंक गिरकर और निफ्टी 88 अंक गिरकर बंद हुए। सोमवार को भी बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। जानकारों का मानना है कि कंपनियों की खराब अर्निंग और लॉकडाउन बढ़ाए जाने से बाजार अब भी संभल नहीं पाया है। आज बाजार अच्छी बढ़त पर खुले और कारोबार भी किया, लेकिन दोपहर बाद मुनाफा वसूली हावी हो गई। हालांकि इस गिरावट के बीच भी निफ्टी 9200 के अहम सपोर्ट लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। एसबीआई, बाजार फाइनेंस, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स
और टाटा मोटर्स निफ्टी के बड़े लूजर रहे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, ओएनजीसी और जी एंटरटेनमेंट ने बाजार को सहारा दिया। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर सभी लाल में बंद हुए। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप 1-1% की गिरावट के साथ बंद हुए। मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सरकारी बैंकों का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2 से 4% तक बढ़ सकता है। यह दावा किया है बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक इससे सरकार पर करीब 1,10,000 करोड़ रुपए के रिकैपिटलाइजेशन का दबाव बढ़ जाएगा। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि राहत पैकेज देने, कम टैक्स कलेक्शन के चलते फिस्कल डेफिसिट 2% तक बढ़ सकता है। इसके चलते सरकार को रिकैपिटलाइजेशन के लिए दूसरे रास्ते तलाशने होंगे। इससे पहले कई एनालिस्ट भी बैंकों का एनपीए बढ़ने का अनुमान जता चुके हैं। कोरोना से लड़ाई के लिए दिल्ली सरकार ने 2 करोड़ दिल्ली वासियों को एक और बड़ा झटका दिया है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में बढ़ोतरी कर दी है। अब राजधानी दिल्ली में पेट्रोल ₹1.67 और डीजल ₹7.10 प्रति लीटर महंगा हो गया है। सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए ₹71.26 चुकाने होंगे, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत बढ़कर ₹69.39 हो गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल पर वैट बढ़कर ₹16.44 प्रति लीटर हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 50 दिनों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन के चलते देश में तेजी से बेरोजगारी बढ़ी है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने देश में बेरोजगारी पर सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई 2020 तक देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 27% के पार पहुंच गई है। इससे पहले जारी रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में बेरोजगारी दर बढ़कर 23% पहुंच गई थी। सिर्फ अप्रैल महीने में बेरोजगारी दर करीब 15% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक असंगठित क्षेत्रों में ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब धीरे धीरे संगठित और सुरक्षित नौकरी वालों के जॉब पर भी संकट के बादल छाने लगे हैं। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने नए अनुमान में कहा है कि जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में 20% तक की गिरावट आ सकती है। एजेंसी ने लॉकडाउन में ढील दिए जाने की घोषणा के बाद यह अनुमान जाहिर किया है। इकरा ने पूरे वित्त वर्ष 2020-21 के बारे में कहा कि जीडीपी ग्रोथ -1% या +1% के दायरे में रह सकती है। इकरा ने कहा कि लॉकडाउन में मिली ढील से आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में मदद मिलेगी, लेकिन बड़े शहरी केंद्रों में कड़ी शर्तें लागू होने के चलते गतिविधियां बाधित रहेंगी। लॉकडाउन के चलते देश में गोल्ड इंपोर्ट में भारी गिरावट आई है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल में गोल्ड इंपोर्ट में 99.5% कमी आई है और सिर्फ 60 किलो सोने की इंपोर्ट हुआ है। इससे एक महीने पहले मार्च में 13 टन सोने का इंपोर्ट हुआ था। पारंपरिक तौर पर भारत चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के मुताबिक गोल्ड के इंपोर्ट में कमी की मुख्य वजह विमानों का परिचालन बंद होना है, क्योंकि अधिकतर गोल्ड विमानों के जरिए ही विदेश से लाया जाता है। काउंसिल के मुताबिक इस साल सोने का आयात आधा घटकर करीब 350 टन रह सकता है। लॉकडाउन से जूझ रही एयरलाइंस विस्तारा मई और जून में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को हर महीने 4 दिन तक बिना वेतन की छुट्टी पर भेजेगी। एयरलाइंस ने कहा है कि सीनियर अधिकारियों को छुट्टी पर जाना अनिवार्य है। दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से एयरलाइंस लगातार नकदी के संकट से जूझ रही है। विस्तारा ने अप्रैल में भी अनिवार्य रूप से कर्मचारियों को 6 दिनों के लिए छुट्टी पर भेजा था। लीव विदाउट पे से करीब 1200 कर्मचारी प्रभावित होंगे। एयरलाइंस के बचे 2800 कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं होगा। कोरोना महामारी से उपजे हालातों को निपटने के लिए देश के बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है, ये कहना है नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बातचीत के दौरान बनर्जी ने कहा कि राहत पैकेज के तौर पर भारत ने जीडीपी के 1% ही खर्च किया है, जबकि अमेरिका अपने जीडीपी का 10% दे चुका है। अभिजीत बनर्जी ने कहा कि कंपनियों को दिवालिया होने से बचाने के लिए उनका कर्ज माफी ही एकमात्र रास्ता हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बाजार में मांग बढ़ाने के लिए गरीबों को कुछ पैसा दिया जा सकता है। बनर्जी ने कहा कि निचले तबके के 60% लोगों को थोड़ा ज्यादा पैसा देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली के इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि वर्ल्ड इकोनॉमी बॉटम आउट हो चुकी है, यानी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी के संकेत हैं। गोल्डमैन सैक्स की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के धीरे धीरे हटाया जा रहा है। गोल्डमैन का अनुमान है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा तिमाही में 32% तक की गिरावट आएगी, जबकि उसके अगली तिमाही में 16% तक की बढ़त दर्ज होगी। मॉर्गन स्टैनली की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई इंडिकेटरों से
पता चलता है कि ग्लोबल इकोनॉमी बॉटम आउट हो चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद में बस चलने की अफवाह के बाद करीब 3000 मजदूर बीआरटीएस बस स्टैंड पहुंच गए। भीड़ में सैकड़ों लोग न तो किसी तरह का मास्क लगाए थे और न ही उन्होंने गमछे से चेहरा ढका था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने से घबराई पुलिस ने लाउड स्पीकर पर बस सेवा नहीं शुरू होने का अनाउंसमेंट कराने के साथ ही उन्हें वापस लौटने की अपील की। मुंबई के बैंड्रा स्टेशन पर जिस तरह की अफवाह की वजह से मजदूरों की भीड़ उमड़ी थी, वैसे ही हालात बनने के बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात में कोरोना से हालत बेहद खराब हैं। आज अहमदाबाद में सब्जी बेचने वाले 21 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है। इन सभी को क्वारंटाइन किया गया है। इससे पहले भी अहमदाबाद में सब्जी वाले और दुकानदार सुपर स्प्रेडर घोषित किए गए थे। शहर में 120 से अधिक सुपर स्प्रेडर हैं। वहीं पूरे गुजरात में अब तक कोरोना के 5428 केस सामने आए हैं, जबकि 290 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 66 नए केस मिले हैं, जबकि अब तक राज्य के कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3127 हो गई है, जबकि 82 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कोविड संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए एडवांस प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया गया है। एक गाइडलाइन जारी की गई है और उसके अनुसार ये इसलिए भी किया गया है कि अभी जो हमारे प्रवासी राजस्थानी आ रहे हैं, लौट के माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं, जिलों में अच्छी खासी तादाद में लोग आ रहे हैं। अब वो उनको आइसोलेट कैसे किया जाए, आइसोलेशन में रखा जाए उनको, ताकि एक निश्चित समयावधि 14 दिन या 28 दिन तक वो लोग आइसोलेशन में रह सकें। पंजाब में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां अब तक 1102 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 21 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हुई है। हरियाणा की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 75 नए मामले सामने आए हैं। यहां अब तक कुल 257 एक्टिव केस हैं, जबकि 6 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। हरियाणा में 256 लोग अब तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 2 एक्टिव मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 2942 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। भोपाल में 563 केस पॉजिटिव हैं। पूरे प्रदेश में 856 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। अब तक 165। इंदौर में अगर हम बात करें तो कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में इंदौर में 43 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इंदौर में मौत का आंकड़ा 79 पहुंच गया है। इंदौर में 1611 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। रायपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में जो एक्टिव केसेस हैं वो 22 हैं। प्रदेश में अब तक कुल 58 पॉजिटिव केस मिले हैं। 36 मरीज ठीक होकर घर वापस गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक में 56 शराब विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों पर शराब बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराने का मामला दर्ज किया गया है। सभी 56 दुकान मालिकों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें कि कल 42-43 दिनों के बाद शराब की दुकानें खुली थी। दुकानें खुलते ही दुकानों के बाहर खरीदारों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई। महाराष्ट्र में कल एक दिन में 17 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ की टीम दिव्यांग बच्चों और उनके अभिभावकों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है। इसके लिए कई पपेट वाले वीडियो बनाए गए हैं। ये सभी वीडियो अभी तक 5 लाख शिक्षकों को भेजे गए हैं। 1.5 लाख आशा कार्यकर्ताओं को भी ये पपेट वीडियो भेजे गए हैं। इस पपेट वीडियो को बच्चों के लिए बनाया गया है, जिससे हैंड वॉशिंग से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर कुछ प्रवासी मजदूरों ने प्लेटफॉर्म पर खाना फेंक दिया। मजदूरों का कहना था कि रेलवे की ओर से दिया गया खाना इतना खराब था कि उसे खाया नहीं जा सकता था। ट्रेन मजदूरों को एर्नाकुलम से लेकर बिहार के दानापुर जा रही थी। आसनसोल के मेयर ने रेलवे पर प्रवासी मजदूरों को बासी खाना देने का आरोप लगाया है। यूपी के संभल में लॉकडाउन में फंसे दिल्ली के 10 छात्र अपने घर पहुंचने के लिए मजदूर बन गए। घर पहुंचने पर सभी छात्रों ने मजदूर बनकर खेत में फसल काटने का वीडियो बनाकर वायरल किया था। जब अधिकारी वीडियो की सच्चाई जानने गांव पहुंचे तब जाकर छात्रों की पोल खुली। फिलहाल अधिकारियों ने लॉकडाउन में फंसे सभी छात्रों को इनके घर पहुंचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।
लॉकडाउन के चलते क्रिकेटर्स भी अपने घरों में परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं और घर के काम में हाथ बटा रहे हैं। टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन का भी ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में धवन अपने घर में झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। पास में धवन का बेटा जोरावर खड़ा है। वीडियो में जोरावर ने झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा उठाने के लिए अनोखा तरीका खोजा, जिससे शिखर धवन काफी इंप्रेस नजर आए। इस वीडियो को शिखर धवन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर किया है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने T20 मैचों को 4 पारियों में बांटने के विचार को खारिज कर दिया। क्रिकेट में नयापन लाने के लिए T20 मैचों को 4 पारियों में बांटने को लेकर चर्चा चल रही थी। गंभीर ने कहा कि T20 बेहद छोटा फॉर्मेट है, इसको 10 ओवर की 2 पारियों में बांटने को ये काफ़ी छोटा हो जाएगा। ब्रेट ली ने कहा कि कुछ चीज़ों को पारंपरिक रहना चाहिए, T20 में 4 पारियां काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। सरकार के शराब बिक्री पर छूट के कदम का एंटरटेनमेंट से जुड़े ज्यादातर लोगों ने विरोध किया है। खासतौर पर रामानंद सागर की रामायण के राम और सीता का रोल प्ले करने वाली अरुण गोविल और दीपिका ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। दोनों ने कहा कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, ये प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर लाइन में लगी कई महिलाओं के फोटो वायरल हुए। महिलाओं की शराब खरीदने पर फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा ने तंज कसा, जिसके बाद सिंगर सोना महापात्रा ने उनको जमकर खरी खोटी सुनाई। सोना ने जमकर क्लास लगाते हुए लिखा, प्रिय मिस्टर रामगोपाल वर्मा, अब वक्त आ गया कि आप उन लोगों की लाइन में खड़े हो जाएं जिन्हें असली ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद से खबरों में है। अब उनका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आ चुका है। अब वो ठीक है, लखनऊ में अपने पेरेंट्स के साथ क्वारंटीन में हैं। उनके बच्चे लंदन में रहते हैं। वो लॉकडाउन के चलते इंडिया नहीं आ सके। अब कनिका कपूर को उनकी याद सता रही है। कनिका ने सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, आई मिस यू सो मच। तो ये था आज का बुलेटिन। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दें, नमस्कार।